नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग भाई? ठीक ठाक हैं? आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर शिवा उपाध्याय बायो क्लास। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने कल एक टॉपिक देखा था, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का पहला लेक्चर आप लोगों ने देखा था। आज हम लोग बात करने वाले हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का जो दूसरा लेक्चर होगा उसके बारे में जानेंगे। ठीक है ना? तो कल हम लोगों ने काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें लगभग जो बेसिक उसकी थी, हमने सारी बातें स्टिमुलाई रिसेप्टर वगैरह जो भी सारी चीजें हमने समझा था। आज हम समझेंगे आखिर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो एनिमल्स होते हैं उसमें कैसे होता है। जैसे मल्टी सेलुलर एनिमल ले लीजिए, स्पंज को छोड़ दीजिए, बाकी में एक स्पेशल टाइप का सेल होता है जिसको नर्व सेल कहते हैं। और यही नर्व सेल क्या करते हैं, आपस में एक सिस्टम बना लेते हैं जिसको नर्वस सिस्टम के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किसके द्वारा होता है? नर्वस सिस्टम के द्वारा होता है, अर्थात नर्व सेल के द्वारा होता है। तो आज हम लोग देखेंगे कि अलग अलग एनिमल्स में कौन से सिस्टम होते हैं जिसके द्वारा उनके शरीर में कोऑर्डिनेट किया जाता है, किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं, कैसे उनका इंटीग्रेशन होता है। तो ये तमाम चीज़ों के विषय में आज हम बात करने वाले हैं। तो आइए हम लोग आप अपने नोट्स निकाल लीजिए और एक पेन निकालिए, और मैं कुछ आपको नोट्स बताता चल रहा हूँ, लिखते भी चलेंगे ताकि आपका नोट भी तैयार हो जाएगा। ठीक है ना? तो हो जाएगा, यहाँ पर हेडिंग होगा कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। इसमें होगा एनिमल्स में, कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स में बात करने वाले हैं। चलिए अब इसमें देखेंगे, लिख लेंगे इसमें ऑल मल्टी सेलुलर, ऑल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट, किसको छोड़ दीजिए, एक्सेप्ट किसे, स्पंज को, स्पंज। ठीक है ना? हैव ए स्पेशल टाइप ऑफ सेल कार्ड, क्या नाम हो जाएगा इसका, कार्ड का नाम क्या दे देंगे यहाँ पर हम लोग, न्यूरॉन। ठीक है ना? न्यूरॉन कहिए या इसी को क्या बोल सकते हैं, नर्व सेल के रूप में जाना जाता है। समझ में आ गया? इसी में चाहिए तो पॉइंट और पढ़ा लीजिए, फॉर रेस्पॉन्स्ड कर लीजिए। रिस्पॉन्स करता है किस चीज के लिए, रिस्पॉन्डिंग करेगा, रिस्पॉन्डिंग करता है फॉर या रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल चेंजेस, अर्थात इसको आप क्या बोलते हैं, स्टिमुलस। यानी बाहर से मिलने वाले जो भी स्टिमुलस होंगे, यानी जो हमारे शरीर को प्रभावित कर सकते हैं, उनके प्रति रिस्पॉन्स करने के लिए क्या होता है, उसमें एक नर्व सेल होता है, न्यूरॉन्स के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया इतनी बात? आगे देख लेंगे इसमें भाई, देखेंगे। और एक चीज और भी मैंने बताया ना, ये सारी नर्व सेल क्या बनाते हैं, एक सिस्टम बना लेते हैं, उस सिस्टम का नाम क्या हो जाता है, नर्वस सिस्टम के नाम से जाना जाता है। तो इसी में चाहिए तो आप दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं, नर्वस सिस्टम इन कर देंगे इसमें, वर्क विथ किसके साथ मिलकर काम करता है, वर्क विथ द इंडोक्राइन ग्लैंड्स, और ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं इसमें, हार्मोनल सिस्टम टू क्या करने के लिए, टू कम्युनिकेट करता है। ठीक है ना? फिर इंटीग्रेट करता है, कामा लगा के लिखेंगे, एंड लिख दें कोऑर्डिनेट, किसके साथ, द फंक्शन ऑफ वेरियस ऑर्गन। यानी हमारे शरीर में अलग अलग जो कार्य हो रहे हैं उसके साथ हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है किसके साथ मिलकर के काम करता है, ये मिल जाता है किसके साथ, इंडोक्राइन ग्लैंड के साथ मिलता है, और फिर हमारे शरीर में क्या करता है, कम्युनिकेट कराता है, दूसरे से कम्युनिकेशन करने में हेल्प करता है, इंटीग्रेट करवाता है यानी जोड़ने का काम करता है, एंड कोऑर्डिनेशन करवाता है। यानी ये सारे पार्ट्स ऑफ बॉडी मिल करके किसी एक कार्य को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं, संपन्न करने का काम करते हैं। तो ये तभी संभव हो पाता है व्हेन आवर नर्वस सिस्टम आर कंबाइंड और वर्क विद द इंडोक्राइन ग्लैंड्स। अभी इंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में आपको मैं बताऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट इंडोक्राइन ग्लैंड्स आएंगे तो ये भी इसमें आपको देखने को मिलेगा। एक नोट चाहिए तो लिख लीजिए, यहाँ पर नोट ले लेंगे। एक नाइडेरियन परिवार का होता है, नाइडेरियन
नाइडेरियंस होता है, नाम ब्रैकेट में लिखना है तो लिख लीजिए। हाइड्रा हो जाएगा आपका, इसमें जेली फिश हो जाएगा, जेली फिश हो जाएगा, और सी सी एनिमोन क्या हो जाएगा, सी एनिमोन्स। ये जितने भी होते हैं डैश करके यहां लिख लीजिए कि इसमें क्या नहीं होता है, लैक ऑफ ब्रेन, इसमें ब्रेन पाया ही नहीं जाता है, तो फिर काम कैसे करते हैं, तो यहां पर लिख लीजिए इसे डैश करके, नेट ऑफ नर्व सेल, नर्व सेल कार्ड, उसका नाम क्या हो जाता है, नर्व सेल कैसे बन जाते हैं, एंड नर्व सेल पाई जाती है, एंड फाइबर पाई जाते हैं, एंड फाइबर, ठीक है ना। ये चीजें आप देखेंगे, अगर पूछा जाएगा कि नाइडेरियन फैमिलीज में देखेंगे या उसमें फाइलम में क्या है, हाइड्रा है, जेलीफिश है, सी एनीमोन है, इसमें ब्रेन ही नहीं पाई जाती है। इसमें एक स्पेशल टाइप का क्या होता है, नर्व्स निकलता है, वही एक जाल बना लेता है, और साथ ही साथ इसमें फाइबर्स निकलते हैं जो क्या करते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करने का काम करते हैं। और अगर यहीं पर आपसे पूछ लिया जाए इंसेक्ट में, अगर पूछा जाता है इंसेक्ट में, ठीक है ना, तो इसमें भी लिख लेंगे क्या, बाइलोब्ड ब्रेन होता है इसमें, ठीक है ना। फिर लिख लेंगे इसमें गैंग्लिया, गैंग्लिया एंड नर्व, नर्व सेल पाए जाते हैं, नर्व सेल या नर्व कार्ड कर दीजिए इसको, नर्व कार्ड अराइजेस कहां से निकलती हैं, अराइजेस फ्रॉम फ्रॉम ब्रेन से निकलती हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें किसमें पाई जाती हैं, आप देख सकते हैं कि पूछा जाएगा कि इंसेक्ट में कैसे कोऑर्डिनेट करता है, देखिए चींटी घूम रही है तो चींटी भी समझ जाती है कि हमको किस तरह से वर्क करना है, क्योंकि उसके पास बाइलोब्ड ब्रेन है, गैंग्लिया होता है, और उसके पास नर्व कार्ड होता है, वहीं से क्या निकलते हैं, बहुत सारे अराइजेस फ्रॉम द नर्व कार्ड, कहां से निकलते हैं, ब्रेन से निकलते हैं, जो कहीं ना कहीं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करने का काम इसमें करता है। समझ में आ गया इतनी बात, आगे देखेंगे इसमें। अब हेडिंग डाल देंगे इसमें, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन, इसमें ह्यूमन में, हम सब में कैसे होगा, हम उसकी बात करने वाले हैं, देखेंगे इसमें भाई। हम लोगों में आप जानते हैं क्या होगा, नर्व्स होगा, ठीक है ना। तो हमारे में क्या होगा, दो सिस्टम होते हैं, देखिए इसमें हो जाएगा, सबसे पहले बता देंगे कि इसमें नर्वस होता है, एंड एक बता देंगे इसके पास क्या होता है, इंडोक्राइन, इंडोक्राइन सिस्टम, ठीक ना। तो हम लोग अब इसमें बात करने वाले हैं कि ये जो नर्वस सिस्टम है और जो इंडोक्राइन सिस्टम है, ये दो मिल करके हमारे शरीर के कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन को क्या करते हैं, मैनेज करने का काम करते हैं। तो इसमें हम देखेंगे, सबसे पहले बात कर लेते हैं किसकी, नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम किसमें, इन इन ह्यूमन, ठीक है ना। तो इसकी यूनिट क्या होती है भाई, इसकी यूनिट को बोला जाता है नर्व या न्यूरॉन भी कहते हैं। तो देखेंगे, लिख लेंगे इसमें यहां से, यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, नर्व, क्या होगी, नर्व्स हो जाएगी, यहाँ पर यस लगा लीजिए, या इसमें चाहिए तो एक नाम और ले लीजिए, यहां से जो देखिए इसमें नर्व्स होता है, और ये नर्व्स क्या करता है, नर्व्स फाइबर निकालता है, नर्व्स फाइबर, नर्व्स फाइबर निकालेगा, और नर्व फाइबर्स आप देखेंगे यहाँ पर कैसे, लाइक टेलीफोन, किसकी तरह हो जाता है, टेलीफोन की तरह हो जाता है, ठीक है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, कार्ड कार्ड न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स, समझ में आया। तो यानी सबसे पहले नर्व्स निकलेगा, फिर बहुत सारी नर्व फाइबर्स निकलेंगी, जैसे लगेगा टेलीफोन का एक बंडल है तार का, नर्व फाइबर्स, उसी तरह से बिल्कुल, और उसी का नाम क्या पड़ जाता है, न्यूरॉन्स पड़ जाता है। समझ में आ गया इतनी बात, आगे इसमें देख लेंगे क्या करेगा ये, विच इज बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, क्या हो जाएगा, नर्वस सिस्टम। इसके कितने पार्ट्स होते हैं बेटा, 3 पार्ट्स, इसके 3 पार्ट्स होते हैं। पहला देख लेंगे, इसका नाम दे देता हूं मैं यहीं पे, सेल बॉडी, सेल बॉडी का एक नाम और होता है, साइटोन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, साइटोन कहते हैं, एक्सॉन कहते हैं एक होता है, और एक कौन सा हो जाएगा, डेंड्राइट्स, क्या होता है, डेंड्राइट्स के नाम से जाना जाता है। अगर इसमें सेल बॉडी देखिए, इसमें एक एक हेडिंग करके बता ही देता हूं, या एक ही में मैं सब लिख देता हूं, आप देखिएगा।
ये 3 होते हैं, यानी एक नर्व्स के आप देखेंगे तो 3 पार्ट्स होते हैं। जैसे होता क्या है, बहुत सारे लाखों मिलियंस बिलियंस इतने सारे हमारे पास क्या है, न्यूरॉन्स हैं। ये न्यूरॉन्स के एक न्यूरॉन्स का जब आप स्ट्रक्चर देखते हैं तो 3 चीजें होती है उसमें। सेल बॉडी होता है, एक बिल्कुल लंबा सा टर्मिनेटिंग एंड होगा, ट्यूब की तरह होगा, जिसको एक्सॉन कहते हैं। और फिर देखेंगे जो हमारे पास सेल बॉडी बिल्कुल हेड पर रहता है, जिसमें एक न्यूक्लियस होता है सेंट्रली में, और उसी साइटोप्लाज्म से घिरा रहता है, और उसके ऊपर एक देखेंगे तार की नुमा का स्ट्रक्चर लगा होता है, पतला पतला, जिसको डेंड्राइट्स कहते हैं। और बीच से जो निकला होगा सबसे नीचे की तरफ, उसको एक्सॉन कहते हैं। तो ये 3 पार्ट है। तो मैं इसके कुछ पॉइंट्स लिख देता हूँ, ध्यान से लिख लीजिएगा, इसको लिख लीजिए यहाँ पर ऐसा। देखिए, सेल बॉडी कंसिस्ट, क्या होता है इसमें, कंसिस्ट लार्ज सेंट्रल न्यूक्लियस, ठीक है ना। क्या होता है, किससे सराउंडेड होता है, सराउंडेड बाई साइटोप्लाज्म एंड सेल ऑर्गेनेल्स। साथ ही साथ इसमें सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। अगर पूछा जाएगा कौन सा सेल ऑर्गेनेल्स है, तो आप बता दीजिएगा, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी आ सकता है, गोल्जी बॉडी भी आएगा, इसमें ईआर आता है, ईआर का नाम पता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है। तो ये तमाम चीजें इसमें क्या कह सकते हैं, हम पाए जाते हैं, ठीक है ना। ईटीसी कर लीजिए, ये इसमें पाए जाते हैं। एक पॉइंट इसमें और लिखेंगे, ये इसे बढ़ाइए आगे, मैनी थर्ड लाइक ब्रांचेस होती हैं। कार्ड उसका नाम क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया है ना, बहुत सारे ऊपर थर्ड लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे। अभी मैं इसका फिगर बना के आपको समझा देता हूँ। उसको क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया इतनी बात। यानी कि हम कह सकते हैं इसमें कि कहीं ना कहीं जो डेंड्रॉन किससे बना होता है, देखेंगे, डेंड्रॉन इज इक्वल टू कह सकते हैं क्या है, ये ट्री होता है, ठीक है ना। प्लस कह सकते हैं ये अराइजेस, ये कहां से निकलते हैं, अराइजेस फ्रॉम, कहां से भाई, सेल बॉडी, फ्रॉम सेल बॉडी से ये निकलने का काम करते हैं, ठीक है ना। एक चीज और देख लेंगे, वन ऑफ ब्रांचेस ग्रो वेरी लॉन्ग देन अदर, कार्ड उसका नाम क्या हो जाता है, कार्ड एक्सॉन नाम का प्रोजेक्ट। अभी मैंने कहा था ना कि एक लंबी से ब्रांच निकली होती है जो सेल बॉडी से नीचे की तरफ चली आती है, उसी का नाम क्या हो जाएगा, कार्ड एक्सॉन। क्या नाम हो जाएगा उसका भाई, एक्सॉन, जो कि कवर्ड होता है, विच कवर्ड बाय 3 लेयर, 3 लेयर से घिरा रहता है। और तीनों का नाम अभी आपको मैं यह बता भी देता हूं, देख लीजिए। पहला लिख लेंगे यहां पर, क्या हो जाएगा, एक्सोलिमा, क्या होगा, एक्सोलिमा, ठीक है ना। दूसरा यहां पर लिख सकते हैं आप माइलिन शीथ भी कहते हैं, माइलिन शीथ कहते हैं। और तीसरा लिख सकते हैं बेटा क्या, न्यूरोलीमा कहा जाता है। समझ में आ गया इतनी बात है। तो न्यूरोलीमा कौन सा पार्ट हो जाएगा, सबसे आउटर वाला भाग है, ठीक है ना। यहाँ पर लिख देता हूं ताकि और भी क्लियर हो जाए। इन्हीं तीनों पार्ट से एक्सॉन वाला भाग घिरा रहता है, ठीक है ना। अब देखेंगे ये जो हमारा न्यूरोलीमा वाला भाग होता है, देखेंगे ये वाला क्या होता है, ये आउटर टफ होता है। यानी हम कह सकते हैं कि एक्सोलीमा वाला जो हमारा भाग होता है, ये क्या होता है, एक्सोलीमा वाला हमारा क्या हो जाएगा, इनर हो जाएगा। तो ये एक्सोलीमा इनर है, न्यूरोलीमा सबसे लास्ट में आउटर है, और ये बीच वाला माइलिन क्या हो जाएगा, मिडिल, क्या हो जाएगा, ये मिडिल हो जाएगा। एक चीज और देखिएगा यहाँ पर, इन दोनों की लेयर, यानी ये दोनों, इनकी लेयर कंटिन्यूअस होती है, भी ध्यान दीजिएगा, कंटिन्यूअस। लेकिन जो इसमें माइलिन शीथ वाला है, इसकी लेयर क्या होती है कि इसमें थोड़ा थोड़ा डिसकंटिन्यूअसली आ जाता है, यानी डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। यानी लिख सकते हैं यहाँ पे जो डिसकंटिन्यूअस होता है, उस डिसकंटिन्यूअस का एक नाम होता है, वो नाम लिख देता हूं, तो कभी कभी पूछा जाता है, ये क्वेश्चन आता है कि डिसकंटिन्यूअस को क्या कहते हैं। तो नोड ऑफ
रणवीर, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि कंस्ट्रक्टेड इंट्रोल हो जाता है, इसमें एक कंस्ट्रक्ट इंट्रोल बनेगा, बीच बीच में गैप हो जाता है, उसी गैप को हम लोग क्या बोलते हैं, नोड बन जाता है, नोड ऑफ न्यूरॉन के नाम से जाना जाता है। तो तीन भाग होते हैं, एक्सोलिमा, माइलिन शीथ और न्यूरोलिमा। तो न्यूरोलिमा एंड एक्सोलिमा ये दोनों क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं, बट द माइलिन शीथ इज द कंस्ट्रक्टेड डिसकंटिन्यूअस हैविंग द स्मॉल गैप शुड बी यस टोल्ड दैट, क्या उसको बोला जाएगा, इसको बोलते हैं नोड कहते हैं। वो नोड किसका बनेगा, रणवीर का बनेगा। तो रणवीर नोड्स के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। तो एक चीज यहाँ पर एक नोड चाहिए तो लिखना तो लिख सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे देखेंगे यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे वन एक्सॉन, ठीक है ना, एक एक्सॉन है। देखो एक एक्सॉन वाला भाग और दूसरे का जो है डेंड्राइट्स वाला पार्ट, ये दोनों आपस में क्या कहते हैं, जुड़ते हैं। तो लिखा है यहाँ पर वन एक्सॉन, ठीक है ना। अदर एंड किसका, डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स फॉर्म ए गैप, एक गैप बना देते हैं। उस गैप का नाम क्या होता है, उस गैप का नाम होता है सिनेप्स कहते हैं। क्या बोलते हैं भाई, सिनेप्स बोलते हैं, या इसी का नाम और यहाँ पर चाहिए तो आप लिख सकते हैं एक्सॉन टर्मिनल। क्या बोलते हैं, एक्सॉन टर्मिनल्स। क्या इतनी बातें आपको समझ में आ रही हैं? अब हम आपको एक स्ट्रक्चर बना के दिखा देते हैं जिससे आपको एक एक्सॉन वाला पार्ट क्लियर हो जाए। इसको इसमें साढ़े लीजिए। चलिए भाई देखिए, इसमें हमने बना दिया फिगर। ये हमारा क्या है, ये हमारा इसमें हो जाएगा साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। ये जो हमारा होता है एक सेंट्रली लोकेटेड क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ये जो ब्रांच है, ये जो टिका है जिसपे, यानी कि जो है ना इसे स्ट्रक्चर फोल्डेड, इसको बोलते हैं डेंड्रॉन। ये जिस पर ये कांटेनुमा संरचनाएं निकली होती हैं, दैट इज कॉल्ड एज द डेंड्राइट्स। यानी यही डेंड्राइट्स क्या करती हैं, पिकअप द सिग्नल, यही सिग्नल पिकअप करती हैं। इन सबको मिला करके क्या बोलते हैं, सेल बॉडी कहा जाता है। फिर नीचे आप देखेंगे कि एक स्ट्रक्चर चली आई हुई है टर्मिनल एरिया पर, दैट इज कॉल्ड एज द एक्सॉन। इसको क्या बोलते हैं, एक्सॉन कहते हैं। और इसी में आप देखेंगे तो बीच बीच में यहाँ पर देखिए ये गड्ढा डिसकंटिन्यूअस हो रही है, कौन वाली भाग, ये डिसकंटिन्यूअस हो रही है, जो माइलिन वाली शीथ होती है ये वाली। तो माइलिन शीथ में थोड़ा डिसकंटिन्यूअस कंस्ट्रक्टर दिखाई पड़ता है, दैट इज कॉल्ड एज द नोड ऑफ रणवीर बोलते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे किस तरह से एक्सोलिमा आपको दिखाई पड़ता है और यहाँ पर ये न्यूरोलिमा दिखाई पड़ता है। सबसे बीच पर आएंगे तो दैट इज कॉल्ड द एक्सॉन टर्मिनल कहा जाता है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये फिगर आप इसको ड्रा कर लेंगे। अभी आप हेडिंग डालेंगे इसमें, टाइप ऑफ न्यूरॉन, टाइप ऑफ न्यूरॉन। बहुत आसान है, देखेंगे तीन प्रकार के होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन होता है, मोटर न्यूरॉन होता है और रिले न्यूरॉन होता है, ठीक है ना। सेंसरी न्यूरॉन हमारे किसी भी रिसेप्टर को या रिसेप्टर के मैसेज को क्या करती है, इस मैसेज को ब्रेन तक ले जाती है। मोटर न्यूरॉन ब्रेन का मैसेज टारगेट आर्गन तक ले जाता है। रिले न्यूरॉन इन दोनों के बीच के जो मैसेज है तो इसको कन्वे करने का काम करता है। तो मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, देख लेंगे। यहाँ पर पहला हो जाएगा आपका कौन सा, सेंसरी न्यूरॉन्स। क्या होता है, सेंसरी न्यूरॉन्स के रूप में जानते हैं, लिखेंगे इसमें, लिख लेंगे। इसको एफरेंट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एफिरेंट, एफरेंट न्यूरॉन्स के रूप में भी इसको जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा काम क्या करता है, तो लिख लेंगे इसमें इट। अच्छा देखिए टूवर्ड है ये, यहाँ एफरेंट का मतलब क्या होता है भाई, लिख लीजिए ब्रैकेट में चाहिए तो, टूवर्ड, ठीक है ना, उसके दिशा में जाएगा, यानी कैरी करता है कहां पर, कैरिंग टूवर्ड, यानी उसकी दिशा में। किसकी दिशा में, जहां सेंसरी है तो सेंसरी नर्व का मैसेज किसी की डायरेक्शन में जा रहा है, यानी इनको हम एफरेंट के नाम से भी जानते हैं। तो वही चीजें लिखा गया इसमें। दूसरी चीज में कर लेंगे, कैरी द मैसेज, क्या करता है, कैरी द मैसेज कहां से, फ्रॉम रिसेप्टर्स, क्या करता है, रिसेप्टर से, या कहां तक, ब्रेन तक ले जाने का काम ये करता है, ठीक है ना। तो ये हमारा ये हो गया। दूसरा इसमें हम बात कर लेते हैं किसका भाई, इसका नाम हो जाएगा इसमें मोटर न्यूरॉन्स। इसका नाम क्या होता है, इफरेंट, वही है बिल्कुल सेम, देखेंगे वहां पर एफरेंट है तो ये इफरेंट न्यूरॉन्स के रूप में जाना जाता है। और ब्रैकेट में यहाँ क्या ले लेंगे, इसके लिख लेंगे
कैरिंग अवे, यानी किसी चीज से मैसेज को दूर लेकर जाना, कैरिंग अवे करना। तो आपको पता है ना, मोटर का ब्रेन से मैसेज उस रिसेप्टर आर्गन यानी किसी टारगेट आर्गन तक जाने का काम कौन करता है? मोटर न्यूरॉन करता है। तो इसमें ले लेंगे टेक द मैसेज, शॉर्ट फॉर्म लिख दिया मैंने, टेक द मैसेज कहां से? फ्रॉम ब्रेन टू, कहां ले जाएगा? ब्रेन मतलब स्पाइनल कार्ड भी लिख सकते हैं ब्रैकेट में, स्पाइनल कार्ड कहां ले जाएगा भाई? टू द ऑर्गन, कहां पे? ऑर्गन, या आप सीधा टारगेट ऑर्गन भी कह सकते हैं। इसमें टारगेट ऑर्गन में आप लिख सकते हैं कौन सा हो सकता है? हो सकता है कि मसल्स में ले जाए या फिर ग्लैंड्स में ले जाने का काम करता है। तो ये कौन करता है? मोटर न्यूरॉन करता है। अब एक थर्ड इसमें आता है जिसका नाम क्या हो जाएगा भाई? रिले न्यूरॉन, RELAY, रिले न्यूरॉन्स। देखेंगे बहुत आसान है, ये भी लिख देंगे कैरिंग द सिग्नल्स फ्रॉम, कहां से? फ्रॉम सेंसरी टू मोटर न्यूरॉन्स, ठीक है ना। फिर लिख लेंगे इट्स फाउंड इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि CNS में आप देखेंगे तो इसकी तादाद क्या होगी? सबसे ज्यादा पाई जाएगी। तो ये हमारा रिले न्यूरॉन का काम करता है। अब यहाँ पर एक मैं छोटा सा स्ट्रक्चर आपको बता रहा हूँ, देख लेंगे ये जो हमारा नर्वस सिस्टम है इसके बारे में, क्योंकि अब यहीं से कहानी इसकी शुरू होगी। नर्वस सिस्टम, चलिए नर्वस सिस्टम में देखेंगे, बता देंगे कि ये दो प्रकार के होते हैं बेटा। इनको दो भाग में डिवाइड किया जाएगा। एक हो जाएगा हमारा कौन सा? CNS हो जाएगा, और इधर कौन सा हो जाएगा? ये PNS हो जाएगा, ठीक है ना। CNS में आप देख सकते हैं दो भाग में बांट दीजिए इसको, ब्रेन में, ठीक है ना, और एक बांट दीजिए किसमें? स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है ना। अब PNS में आ जाएंगे तो ये भी दो भाग में बढ़ जाएगा। यहाँ पर पहला कर देंगे क्या? सेंसरी, जिसको क्या बोला था अभी मैंने? इफरेंट, ध्यान दीजिएगा इफरेंट वाला है ये। दूसरा हमारा हो जाएगा कौन सा? मोटर नर्व, जिसका नाम क्या हो जाएगा? इफरेंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो एफरेंट और एफरेंट में ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर ये जो हमारा मोटर वाला नर्व है इसको हम डिवाइड कर देते हैं दो भाग, इसमें दो भाग। पहला हो जाएगा हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम, क्या हो जाएगा? सोमैटिक नर्वस सिस्टम, या इसका हो जाएगा SNS, ठीक है ना। क्या बोलते हैं इसको? SNS बोलते हैं। और ये वाला जो हमारा हो जाएगा इसका ऑटोनॉमिक, क्या हो जाएगा? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, इसका फॉर्म क्या हो जाएगा? ANS। अब यहाँ से ANS वाला जो हमारा भाग होता है, ये ANS भी आप देखेंगे, यहाँ जगह नहीं तो लिख देता मैं, तो देखेंगे ANS यहीं पर लिख देता हूँ, देखेंगे ये भी दो भाग में बढ़ जाएगा। ANS वाला हमारा पहले को हम लिख देते हैं क्या? सिम, लिखेंगे SYMPATHETIC, सिंपैथेटिक, ठीक है ना। तो पहला ये हो गया। और दूसरा अगर पूछा जाएगा कौन सा भाग है भाई, तो इसमें आप बता देंगे, हम लोग बता देंगे पैरासिम्पैथेटिक। मैंने आपको बोल रखा हूँ, अगर दिखाई नहीं पड़ा तो। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो हमारा ANS जो है डिवाइड है दो भाग में, पहला हो जाएगा सिंपैथेटिक में, दूसरा हो जाएगा पैरासिम्पैथेटिक में। तो ये पूरा का पूरा चार्ट है नर्वस सिस्टम का। अब हम लोग एक एक की बात करने वाले हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसमें एक पॉइंट ऐसे लिखेंगे, CNS contain ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। समझ में आया? तो ये हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम था स्पेशली हमने बता दिया किसमें, कि ब्रेन में और स्पाइनल कार्ड में डिवाइड होता है। अब हम यहाँ पर एक एक की बात करेंगे, ह्यूमन ब्रेन की बात करेंगे। ह्यूमन ब्रेन, इसकी बात शुरू करेंगे। इसमें देखेंगे, लिख देंगे इसमें हाईली डेवलप्ड होता है, हाईली
हाईली डेवलप्ड ऑर्गन होता है, ठीक है ना। फिर लिखेंगे क्या करता है ये, कवर्ड विथ, किससे कवर्ड होता है, कवर्ड फ्रॉम बोनी बॉक्स, बोनी बॉक्स। इस बोनी बॉक्स का नाम ब्रैकेट में तो ले लें क्रेनियम। क्या हो जाएगा इसका नाम, क्रेनियम हो जाएगा। क्रेनियम एक प्रकार से कहते हैं ये जो हमारा खोपड़ी है ना, ये खोपड़ी हमारा जो है यही तो क्रेनियम है। इस पर आप देखेंगे तो इसके अंदर अभी आपको 3-3 लेयर मिलेंगी। मेनिंजिस इसके अंदर है, उसमें भरा है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, वही हमको शॉक से बचाता है। ये तो कुछ नहीं, ये तो हमारा बस एक कंकाल है सर का, जिसको क्रेनियम कहते हैं। बोनी बॉक्स होता है जो कि कैल्शियम से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बना होता है, जिससे क्या करता है, हमें सपोर्ट करने का काम करता है, ठीक है। तो बोनी बॉक्स होता है ऑफ स्कल, ये समझ में आ गया। फुल स्टॉप लगाएंगे, लिख लेंगे इट्स कितने का होता है भाई, कितना ग्राम का हो सकता है ये, लिखेंगे 12 से लगाकर कितना 1400 ग्राम एक एडल्ट में। यानी एडल्ट की जब आप बात करते हैं तो हम लोगों का लगभग 1200 से लगाकर 1400 ग्राम का ब्रेन है इसके अंदर। और 12 से 1400 ग्राम के वजन में आप देखेंगे ब्रेन का जो वजन है इसमें इतनी सारी बातें रहती हैं, कुछ भाग अच्छाइयाँ होती हैं, कुछ खुराफात भी होते हैं। तो ये तमाम चीजें इसमें क्या होती हैं, भरी रहती हैं। तो उसमें भी हम आपको आगे बता रहे हैं, देखते रहेंगे इसमें, देखेंगे। फिर ले लेंगे कवर्ड बाई 3 मेम्ब्रेन। क्या होता है, 3 मेम्ब्रेन, उसका नाम क्या हो जाएगा, कार्ड। मैं इसको लिख देता हूँ दूसरे कलर से ताकि याद रहे आपको, देखने में दिखाई पड़े। मेनिंजेस, क्या बोलते हैं उसको, मेनिंजेस, ठीक है ना, उसको मेनिंजेस कहते हैं। उसके बाद में लिख लेंगे इसमें, अब इसी के अंदर अभी आप देखेंगे तो 3 लेयर होती हैं, तीनों लेयर, अच्छा तीनों लेयर का नाम भी ले लीजिए, और बेहतर रहेगा, आपको याद भी हो जाएगा, यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो लिखेंगे, पहले लेंगे आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है ना, एक ले लेंगे, दूसरा लिख लेंगे क्या, आउटर के बाद मिडिल मेम्ब्रेन हो जाएगा, तीसरा लिख लेंगे कौन सा, इनर मेम्ब्रेन हो जाएगा। जो सबसे आउटर इसका नाम क्या हो जाएगा, डूरा मेटर। क्या होता है, डूरा मेटर। और ये हमारा जो मिडिल लेयर में होता है इसका नाम क्या हो जाएगा भाई, आर्केनोइड, आर्केनोइड मैटर कहते हैं। और ये सबसे इनर के अंदर की तरफ जो होता है इसका नाम क्या हो जाएगा, पिया मैटर। अब इसका थोड़ा सा एक वर्क भी यहीं पर देखते चलिए। ये जो होता है फाइब्रस टिश्यू से बनता है, किससे बनता है, फाइब्रस टिश्यू से बनता है, ये ध्यान दीजिएगा। और जो हमारा मिडिल लेयर वाला भाग होता है क्या होता है, ये वेव लाइक एक स्ट्रक्चर्स होता है। और ये हमारा क्या हो जाएगा, सबसे इधर वाला हो जाएगा, बहुत ही पतला होता है, डेलिकेट होता है। यानी ये आपको बात समझ में आ गई है। 3 लेयर होते हैं, सबसे बाहर कौन से हमारे, डूरा मेटर है। और यहाँ देखो डूरा मेटर लिखा है, देखो घूरा उरा जानते हो, धूरा भी आता है ना, एक ट्राली वाली में लगता है धूरा, तो धूरा ना जानिए, इसका डूरा मेटर है। और एक होता है मिडिल लेयर जो बीच में होता है, जिसको बोलते हैं आर्केनोइड बोलते हैं। कैसा होता है, ये बहुत ही वेब लाइक होता है, यानी जाल की तरह होता है, ठीक ना। तो ये कैसा होता है, वेब लाइक स्ट्रक्चर होता है। और एक हमारा होता है जो सबसे अंदर होता है, जिसका नाम क्या है, पिया मेटर। और जैसे पिया होता नहीं, पिया वाला गाना, तो पिया में क्या होता है, वो अंदर रहेगा, तो पिया मेटर अंदर है। तो यानी हम कह सकते हैं कि जो इनर वाला लेयर होता है ब्रेन का या मेनिंजिस का, उसका नाम क्या होता है, पिया मेटर कहा जाता है। समझ में आ गया होगा इतनी बात, देखेंगे। अब हम बताएंगे इसमें कि एक चाहिए तो इसमें एक पॉइंट और लिख लीजिए, इन देम, यानी इसके बीच में, इन देम सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड आर फिल्स विच हेल्प, जो किसमें मदद करता है, विच हेल्प सॉक्स, क्या बताता है, विच हेल्प, प्रोटेक्ट कर लीजिए या प्रोटेक्ट करिए, ज्यादा सही रहेगा, विच प्रोटेक्ट सॉक्स। क्या होता है, सॉक्स, यानी हमको कहीं ना कहीं झटके से क्या करता है, ये बचाने का काम करता है, ठीक है ना। तो मेनिंजिस और किसके बीच में, ये जो ब्रेन कैविटी है और मेनिंजिस के कैविटी के बीच में ये हमारा क्या पाया जाता है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड पाया जाता है, और हमको बचाता है क्या, शॉक से। मोजा ना समझ जाना,
तो शॉक्स मतलब होता है झटका। आप जा रहे हैं मोटरसाइकिल से, धड़ाम से गिरे और ये यही पड़ा धमाक से जमीन पे, आदमी खल्लास हो जाना चाहिए 61 सेकंड में, लेकिन होता क्या, बच जाता है। काहे कि ब्रेन कैविटी और यहाँ पर मेनिंजेस के जो लेयर्स होते हैं इनके बीच में एक पाया जाता है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड पाया जाता है। तो वो क्या करता है, झटके से यानी जो तकलीफ होने वाला है ब्रेन के ऊपर लग रहा अंदर ना चला जाए, इससे बचाने का काम करता है और हम फिर भी क्या होते हैं, सुरक्षित बचे रह जाते हैं। फिर लिखेंगे ब्रेन के पास कितने भाग होते हैं भाई, ब्रेन हैव 3 पार्ट्स, 3 पार्ट्स होते हैं। नाम आपको याद ही होगा, पहला वाला कौन सा हो जाएगा, फोर ब्रेन हो जाएगा। फिर कौन सा हो जाएगा भाई, मिड ब्रेन हो जाएगा, तो बहुत पुराने समझ पढ़ते आ रहे हैं। एक हो जाएगा हिंड ब्रेन हो जाएगा। समझ में आ रहा है इतना बात। अब इसमें देखेंगे आगे, अगर मैं यहाँ फोर ब्रेन की बात आपसे कर लेता हूं तो देखेंगे फोर ब्रेन मतलब कह देंगे कि जो होता है इट्स एंटीरियर रीजन ऑफ इसका ऑफ ब्रेन, ठीक है ना, विच हैव 3 पार्ट्स। इसके पास भी 3 पार्ट होते हैं, जैसे ऑल्फैक्टरी आएगा, सेरेब्रम आएगा, ये सारी चीजें आ रही है ना। तो अभी ऑल्फैक्टरी वाला लोब इसी में आ रहा है, तो इसके भी यानी फोर ब्रेन जो हमारा है, इस फोर ब्रेन पर भी 3 पार्ट्स होते हैं। 3 पार्ट्स में यानी कह सकते हैं पहला कौन सा हो जाएगा भाई, ऑल्फैक्टरी लोब्स कहा जाता है। समझ में आ गई इतनी बात। अब ऑल्फैक्टरी लोब्स में चाहिए तो ले लीजिए, ये कैसे होते हैं, बहुत स्मॉल होते हैं, जोड़े में पाए जाता, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, पेयर में होते हैं, क्लब लाइक होते हैं। कैसे होते हैं, क्लब लाइक होते हैं। फिर बता देंगे विच कवर्ड बाई, किससे भाई, सेरिब्रम ये विजिबल होते हैं, कहां पे, विजिबल, बता देंगे विजिबल ओनली इन द वेंट्रल व्यू ऑफ ब्रेन, कह सकते हैं व्यू ऑफ ब्रेन, ठीक है ना। और स्पेशली एक चीज और जान लीजिए, इसका मेन काम का, ये सेंटर किसका होता है, स्मेल का होता है। देख लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट और बढ़ा लीजिए, सेंटर ऑफ स्मेल, ठीक है ना। यानी आप जो कोई चीज सूंघ पाते हैं, जानवर मरा है कि नहीं मरा है, खाना पक रहा है कि नहीं पक रहा है, ये जो आप दूर से बैठकर सूंघ रहे हैं, ये कोई और नहीं इसके लिए जिम्मेदार है, फोर ब्रेन में ही पाए जाने वाला ऑल्फैक्टरी लोब सही है। अगर आपके शरीर से निकाल दीजिए, कुछ लोगों में होता है ना कि स्मेल ही नहीं कर पाते हैं, तो क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो फोर ब्रेन के अंदर जो पाया जाता है ऑल्फैक्टरी लोब्स होता है, वो ज्यादा एक्टिव ही नहीं होता है, ठीक है ना। तो बगल में ही कुछ भी मारो काटो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपना चपाका खाना खाएंगे, एंजॉय करेंगे। तो ये चीजें इसमें होता है, तो ऑल्फैक्टरी लोब्स हो गया। दूसरा वाला बात इसमें कर लेते हैं, सेरिब्रम, इसमें भी देख लेंगे भाई, सेरिब्रम भी आ गया इसमें। देखिए इसको लेंगे लार्जेस्ट पार्ट है, ये क्या होता है, ये लार्जेस्ट पार्ट ऑफ इसका होता है ऑफ ब्रेन। ये भी डिवाइड करता है किसमें, डिवाइड 2 पार्ट्स, किसमें, डिवाइड 2 पार्ट्स। चाहिए तो इसमें डैश करके लिख लीजिए यहीं पे। पहला 2 पार्ट में होते हैं, सेरेब्रो स्पाइनल हेमिस्फीयर हो जाएगा। चलिए अब इसमें एक चीज और देख लेंगे, इसके 2 पार्ट में डिवाइड होता है, इसका मेन काम क्या होता है। तो मेन काम चाहिए तो यहीं पर डायरेक्ट काम ले लीजिए, इसको छोड़िए। देखिए थिंक, ठीक ना, थिंक कर पाते हैं, रिस्पॉन्स कर पाते हैं, लर्निंग कर पाते हैं, मेमोरीज कर पाते हैं, इंटेलिजेंसी कर पाते हैं, इमोशन कर पाते हैं, और लगभग जितनी भी ये वॉल्वेंट्री एक्टिविटीज होती हैं, ये सब इसी में आते हैं। लफ्स भी इसी के द्वारा होता है। हेड कह सकते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि एक थिक बैंड होता है जो नर्व्स के बीच में, नर्व्स फाइबर्स के एक अभी देखेंगे आगे, तो जो नर्व्स फाइबर्स होता है उसके बीच में एक थिक बैंड पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्पस कैलोसम के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर लिख लीजिए, वैसे मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ,
कार्पस कैलोसम। कैलोसम ये कुछ और नहीं है, नर्व फाइबर के बीच में एक थिक बैंड होता है, उसी बैंड का नाम क्या हो जाता है, कार्पस कैलोसम कहा जाता है। ठीक है ना। देखिए अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भाई सेरिब्रम तो ठीक है, फोर ब्रेन का भाग, पहला हमने कह दिया ऑल्फैक्टरी लोब्स है, हमने देखा कि सूंघने में मदद कर रहा है। अब ये जो सेरिब्रम वाला भाग हमारा आ गया, इस सेरिब्रम से क्या काम होता है, तो सेरिब्रम कुछ और नहीं करता, ये कहता है कि भैया आप तो पूरे ब्रेन का सबसे बड़े भाग है, तो आपको मैं बड़ी जिम्मेदारी देता हूं। उसने कहा दे दीजिए जिम्मेदारी, हम देखेंगे। एक काम इनको ये मिला कि आप जाइए किसी व्यक्ति के दिमाग में और उसको थिंक करने की जो क्षमता होती है, सोचने की क्षमता, उसके दिलाइए, रिस्पॉन्स कराइए, लर्न कराइए। देखिए रट्टा मार रहे हैं, रट्टा आ ही नहीं रहे दिमाग में, लेकिन जिसका सेरिब्रम स्ट्रांग है तुरंत भैया वो क्लियर हो जाएगा। अगर आपको किसी मेमोरी को करना है तो सेरिब्रम से बात करिए। इंटेलिजेंसी कहते हैं ये बहुत तेज है, इसका आईक्यू लेवल बड़ा तगड़ा है, तो आईक्यू लेवल क्या, यानी उसका सेरिब्रम बड़ा तगड़ा है, ध्यान दीजिएगा। और इंटेलिजेंस क्वेश्चन कुछ और नहीं, सेरिब्रम की बात वो कर रहा है। इमोशन, आप जा रहे हैं रोड पे और देख रहे हैं कहीं पर किसी से बात हो रहा है, एक दिन बात किया, वही दिमाग में आपको आ गया है, बार बार वहां आना जाना पसंद करना शुरू कर दिया आपने, तो ये जो आपका लगाव हो गया किसी के साथ, इमोशन टच जो हो गया, ये भी किसके द्वारा, इसी के द्वारा है। वॉल्वेंट्री एक्टिविटीज जितनी होती हैं, ये जितनी भी चीजें हमारी इच्छा के अनुसार हो रही हैं, ये भी इसी के अनुसार हो रहा है। किसी से प्यार हो गया आपको, अक्सर हो ही जाता है, ये उम्र ही ऐसी है। होता क्या है कि पढ़ाई का और इश्क करने का जो दोनों का एज है बिल्कुल सेम है, तो यानी यहाँ पर भी क्या हो गया है, लब। तो लब को भी कंट्रोल करना, लब को मैनेज करने की जिम्मेदारी किसके पास है, सेरिब्रम। तो सेरिब्रम जान लीजिए बहुत काम कर रहा है। हेट, नफरत हो गया, क्योंकि अभी कुछ समय पहले ही क्या हुआ था, ये हुआ था, तो जब ये हुआ था तो निश्चित तौर पर ये होना ही तो बिल्कुल स्वाभाविक है, तो ये भी आ गया है, हेट भी आ गया है। कार्पस कैलोसम आपको बता ही दिया है कि नर्व फाइबर के बीच में पाई जाने वाली बैंड होती है। अच्छा, ये जिसका मजबूत हुआ सेरिब्रम, तो उसको किसी भी चीज की जिम्मेदारी नहीं होती, ये किसी ना किसी चीज को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में याद कर लेगा। अब दिमाग अगर मेमोरी आपकी ठीक है तो ठीक है, नहीं तो आप मान लीजिए घड़ी में जा रहे थे और आपका दिमाग इतना कमजोर हो गया कि आप अपने घर पहुंचे और अपने पिताजी से मुलाकात आपकी हुई, आपने कहा अरे 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 आपको तो कहीं मैंने पहचाना है, लग रहा है आप शायद, कौन है, आपने पापा तो नहीं है। तो ये हमारा दिमाग है ना, ये कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाएगा। तो यानी हमारे दिमाग को मेमोरी लंबे समय तक याद करने की जिम्मेदारी कौन दे रहा है, ये दे रहा है। नहीं तो पता लगेगा घर में ही फैमिली मेंबर को पहचानना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो समझ में आया। तो कहीं ना कहीं आप इसको बहुत मजबूत करिए, अच्छा खाना पीना करिए, स्वास्थ्य अपना मजबूत करिए, एक्सरसाइज करिए, तभी ये सब स्ट्रांग होगा। देखिए अगला एक इसमें तीसरा वाला भी देख लीजिए, जिसका नाम होगा डाइनसिफेलॉन। डाइनसिफेलॉन, डाइनसिफेलॉन लिख लेंगे। देखिए ये कंसिस्ट होता है किससे, ये भी कंसिस्ट होता है आप पीनियल ग्लैंड से, पीनियल पीनियल ग्लैंड से, ठीक है ना। पीनियल ग्लैंड से हो जाएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड हो जाएगा, यानी कि मास्टर ग्लैंड जिसको कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलेटेड होता ही है। थैलेमस होता है इसमें, हाइपोथैलेमस होता है, यानी हम कह सकते हैं इट कंट्रोल, ये क्या काम करता है, इट कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को करेगा। यानी आपको भूख लगा है तो भी यही करेगा, आपको प्यास लगी है तो ये भी कहीं क्या करता है, यही सब जिम्मेदार है। तो भूख, प्यास, बॉडी टेम्परेचर, गर्मी ठंडी, ये सारी चीजें मैनेज करने का काम कौन कर रहा है, डाइसेफेलॉन कर रहा है। समझ में आ गया। तो ये तीन पार्ट किसके थे, फोर ब्रेन के बारे में था, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर इसके बाद हम आते हैं किसकी बात करते हैं, मिड ब्रेन की बात करते हैं। देखिए ये हमारा आ गया मिड ब्रेन, जो कि काफी थिक होता है, स्मॉल पोर्शन होता है, इसमें ऑप्टिक नर्व पाए जाते हैं। देखने के लिए जिम्मेदारी किसके पास है, इसमें होती है। तो लिख लेंगे इट्स स्मॉल, कामा लिखेंगे थिक, क्या होगा इसमें, ये थिक हो जाते हैं। उसके बाद में इसमें बता देंगे किसके लिए, हैव ऑप्टिक नर्व्स, ऑप्टिक नर्व्स, और नर्व्स किसके लिए है, ये सी के लिए है, अर्थात मैंने वहां पर लिख दिया है कि देखने के लिए कहीं ना कहीं ऑप्टिक नर्व्स होते हैं। तो ये इसमें पाया जाता है, किसमें, मिड ब्रेन में पाया जाता है। ये कनेक्ट क्या करता है, ये भी लिख लीजिए,
इट connect the anterior and posterior region, ठीक है ना। ये चीजें हो जाएंगी, और यानी कह सकते हैं कि इसमें हमारा काम सिर्फ इतना बता देंगे, बहुत ही छोटा, ठीक होते हैं, ऑप्टिक नर्व्स पाए जाते हैं, कनेक्ट करता है किसको, एंटीरियर और पोस्टीरियर रीजन जो ब्रेन का होता है, इसको ये क्या करता है, कनेक्ट करने का काम करता है। बस इतना बताएंगे, हो जाएगा इसमें। तीसरा हम लोग आ रहे हैं, इसमें देखेंगे भाई, तीसरे की बात करेंगे जिसका नाम होगा हिंड ब्रेन। क्या होगा, हिंड ब्रेन। चलिए हिंड ब्रेन के बारे में बात करेंगे तो इसके भाई 3 मेन होते हैं। क्या होते हैं, 3 मेन सेंटर इसके होते हैं, 3 मेन सेंटर्स, ठीक है ना। 3 मेन इसके क्या होते हैं, सेंटर्स होते हैं। कामा लगा कर लिख दीजिए, क्या हो जाएगा भाई, सेरिबेलम हो जाएगा। फिर इसमें क्या लिख देंगे, पोन्स लिख देंगे यहाँ पे, और एक इसमें लिख देंगे पोन्स मेडुला ऑब्लोंगेटा। क्या हो जाएगा, ऑब्लोंगेटा। अब देखेंगे इसमें एक एक की बात हम समझते चलेंगे। अगर हम बात करते हैं सेरिबेलम के, पहले देखिए सेरिबेलम। हाँ, सारे के नोट्स आप समझते रहिए, सब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं भाई। इट सैचुएटेड इन डॉर्सल रीजन, ठीक है ना, ऑफ हिंड ब्रेन का जो डॉर्सल वाला भाग होता है उसमें क्या होता है, सेरिबेलम हमारे पाए जाते हैं। इनका काम क्या होता है तो भी यहाँ पे नोट कर लीजिए, यहाँ पर फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन लिख लेंगे भाई। मेन फंक्शन क्या होता है, मेन इक्विलिब्रियम एंड क्या काम कर सकता है, एंड कंट्रोल्स द पास्चर। 2 काम होगा, यानी ये हमारे शरीर में इक्विलिब्रियम को कंट्रोल करता है, साथ ही साथ हमारे शरीर में पास्चर को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, ये करता है। इक्विलिब्रियम मतलब होता है कि एक, कह सकते हैं ना कि एक मिड अवस्था में रहना, इक्विलिब्रियम स्टेट। जैसे ये है, अब ये मूव करा दीजिए, एक डोरी बांध दिए, यहाँ पर लटकाइए, इसे छोड़ दीजिए, इसे चलने दीजिए, इसको घूमने दीजिए, ये मूवमेंट हो रहा है। एक समय ऐसा आएगा कि ये आकर के बीचों बीच में से रुक जाए, यानी इसी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम अवस्था। तो यह ह्यूमंस के अंदर ऐसी कंडीशन इक्विलिब्रियम अवस्था को लाने की जिम्मेदारी कौन ले रहा है, ये ले रहा है। समझ में आ गया आप। फिर देखेंगे यहाँ पर साथ ही साथ इसमें पॉस्चर की भी बहुत जरूरत है। पॉस्चर आपके बॉडी का ठीक ठाक होना चाहिए। पता लगे कि आपको भेजा जाए कि भाई आप जाइए प्रिंसिपल ऑफिस में किसी फाइल पर सिग्नेचर कराना है, अब वहां गए हैं तो बिल्कुल लंगड़े जा रहे हैं इसे, क्योंकि आप ठीक ठाक हैं, चुस्त दुरुस्त हैं, फिर भी आप उस पोजीशन में जा रहे हैं। आप गए वहीं पर डांस करना शुरू कर दिए, यानी आपका पॉस्चर इतना गंदा हो गया कि आप समझ ही नहीं पा रहे कि हमको किस तरह बिहेव करना इन फ्रंट ऑफ एनीबॉडीज। तो ये चीजें कौन आपको मैनेज कर रहा है, सेरिबेलम कर रहा है। तो आपके दिमाग को मैनेज करना, आपके पॉस्चर को मैनेज करने की जिम्मेदारी कौन है, सेरिबेलम। तो पहला हो गया। दूसरा इसमें देख लेंगे भाई, ये तो पहला हो जाएगा। दूसरे की बात करेंगे तो हो जाएगा हमारा पोन्स। देखिए बहुत अच्छा, ये भी क्या है, ये फ्लोर ऑफ हिंड ब्रेन एंड ब्रिज ऑफ, क्या करता है ये, ब्रिज किसका, ब्रिज ऑफ नर्व्स, ठीक है ना, नर्व्स बिटवीन किसके बीच में, बिटवीन सेरिब्रम, ये ध्यान दीजिएगा, सेरिब्रम एंड सेरिबेलम। तो इनके बीच में क्या करता है, ये ब्रिज रहता है। आल्सो ये और काम क्या करता है, तो आल्सो कनेक्ट्स फोर ब्रेन को किसके, स्पाइनल कॉर्ड के साथ, ये दोनों को जोड़ने का काम करता है। हेल्प किसमें करता है, लिख लीजिए, हेल्प इन रिस्पिरेशन, यानी जो हम लोग सांस लेते हैं तो सांस लेने में भी कहीं ना कहीं इसी का जिम्मेदारी है, कौन सही है,
समझ में आ गया ना। तो ये पोंस क्या करता है, सांस लेने में भी हमको मदद करता है। ये फोर ब्रेन को क्या करता है, यहाँ ही फोर ब्रेन है, यहाँ से आएगा और ये स्पाइनल कार्ड जो इस वर्टिब्रल कॉलम में घुसा हुआ है पीठ तक चला गया है, यही स्पाइनल कार्ड इसको दोनों को क्या करता है, जोड़ देता है ले जाकर के। समझ में आ गया। अब इसमें देखेंगे तीसरा वाला भाई, मेडुला, राइटिंग समझिएगा, मेडुला एब्लोंगेटा, ठीक है ना। इसमें ले लेंगे इट इज लोवेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन विच एक्सटेंड, कहां तक फैला होता है, विच एक्सटेंड इनटू स्पाइनल कॉर्ड में फैला रहता है। इसका काम क्या भाई, तो फंक्शन इसका देख लेंगे भाई, फंक्शन बता देंगे, कह देंगे इसमें कि ये रिफ्लेक्स सेंटर होता है। साथ ही साथ में बता देंगे कि स्नीजिंग जो आती है, छींक ऊंक, इसकी भी जिम्मेदारी इसी के पास है, स्नीजिंग है, कफिंग इसी में आती है। फिर इसमें बता देंगे हम लोग ओमिटिंग हो जाएगा इसी में, ठीक है ना। इनवॉल्वेंट्री एक्शन यही करता है। जैसे इसमें बता देंगे, ब्रैकेट में लिख लीजिए ब्रीदिंग, जैसे बता देंगे हार्ट बीट, यानी इनवॉल्वेंट्री एक्शन में जिम्मेदारी इसकी पास है मेडुला एब्लोंगेटा में। क्यों, क्योंकि इनवॉल्वेंट्री एक्शन का मतलब ये होता है जो बस में हमारे ना हो, जो आपके बस में ना हो, ये नेचर ने खुद कह रखा। अब जैसे सांस आप ब्रीथ, ये लिखा ना हार्ट बीट, आप हार्ट को बात कर लीजिए ना कि भाई साहब अभी मत धड़को यार, अभी हम थोड़ा काम कर रहे हैं, ये काम कर लें फिर धड़क लेना, मानेगा नहीं मानेगा। तो कहेगा साहब हम धड़केंगे, और हम जब तक धड़केंगे जब तक तुम जिंदा हो, और तुम जिस दिन मैं धड़कना बंद कर दूंगा, जिस दिन जान लेना कि तुम्हारी कहानी साफ। तो ये इसकी जिम्मेदारी है। ब्रीद, सांस ले रहे हैं, अब आप जा रहे हैं ऐसे क्षेत्र में जिस क्षेत्र में कम से कम 5 किलोमीटर दूर तक बैल मरे हो, कोई जानवर मरा पड़ा हो, बड़ा खतरनाक हो, बड़ा महंगा वाला स्मेल आ रहा हो है? अब आप देखिए उस ब्रीदिंग 5 किलोमीटर का मैंने दायरा लिया है। अब आप अपने आप से बात करिए कि ऐसा करो कि भाई रिस्पिरेशन थोड़े देर के लिए रुक जाइए, आप लोग सांस मत लीजिए, हम थोड़ा निकल जाए 5 किलोमीटर फिर लीजिए। क्या वो मानेगा? नहीं मानेगा। वो इसलिए नहीं मानेगा क्योंकि वो जिस मसल्स के द्वारा कंट्रोल हो रहा है वो कौन कर रहा है, इनवॉल्वेंट्री मसल्स कर रही है। अब ये किस चीज के लिए और जिम्मेदार है, ये आपके रिफ्लेक्स सेंटर के लिए जिम्मेदार है। ये स्नीजिंग जो आप भजाक से छींक मारते हैं वो कौन करता है, ये भी देखता है। कफिंग, खांसते हैं, उसकी भी जिम्मेदारी इसी के पास है। ओमिटिंग, मान लीजिए खा लिया 5-6 किलो इकट्ठा और आराम से उसको बाहर कर दिया, ओमिटिंग कर दिया, तो ये भी कहीं ना कहीं किसके द्वारा कंट्रोल हो रहा है, इसी भाई साहब के द्वारा हो रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। चलिए भाई, एक हमने यहाँ आपको एक स्ट्रक्चर रफली बना दिया है ताकि आप लोग समझ जाएंगे। देखेंगे ये सामने वाला जो भाग होता है इसको क्या बोलते हैं, फ्रंटल लोब्स कहा जाता है ना। ये क्या काम करता है, थिंक करता है। ये जो ऑल्फैक्टरी लोब था अभी मिलता है ना, सूंघने वाला, तो ये एरिया होता है जिसमें स्मेल की बात होती है। और ये जो हमारे क्षेत्र होता है इसको ऑडिटरी बोलते हैं। ऑडिटरी एरिया जो हेयर करने का, सुनने का काम करता है, ठीक ना। और जब और नीचे जाएंगे तो ये मेडुला ऑब्लोंगेटा की साइड में जाएंगे जो कि इनवॉल्वेंट्री एक्शन करता है, जो हमारे बस में काम एक्टिविटी ना हो। फिर देखेंगे पीछे की तरफ आएंगे तो ये हमारा क्या कहलाता है, सेरिब्रम, ये सेरिबेलम कहा जाता है। बलम पीछे होता है, ध्यान दीजिएगा, सेरिबेलम पीछे है जो कि पॉस्चर और बैलेंस इसके लिए जिम्मेदार है। और साथ ही साथ आप देखेंगे तो ये हमारा जो पैराइटल लोब्स होता है जो स्पीच के लिए है, और ये जो बीच में आ रहा है ए वाला एरिया उसको क्या बोलते हैं, ऑसिपिटल लोब्स कहते हैं। और ऑसिपिटल लोब्स क्या करता है, इस चीज को विजन यानी देखने के लिए जिम्मेदार होता है, विजन करता है। और पैराइटल लोब्स और ऑसिपिटल लोब्स को जब मिला दिया जाता है तो क्या कहलाता है, सेरिब्रम कहलाता है, यानी सेरिब्रम। ध्यान दीजिएगा, जिसमें क्या होते हैं, पैराइटल लोब्स और ऑसिपिटल लोब्स आर कंबाइंड टू ईच अदर एंड फॉर्म अ स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज सेरिब्रम, जो कि वॉल्वेंट्री एक्शन के लिए जिम्मेदार होता है, जो हमारे बस में होता है। इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करेंगे किसकी, स्पाइनल कॉर्ड की बात करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें लिख लेंगे क्या होता है भाई, सिलेंड्रिकल होते हैं, ठीक है ना। फिर लिख लेंगे इसमें ये कॉर्ड लाइक
कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है। अराइजेस कहाँ से होते हैं? अराइजेस फ्रॉम मेडुला ऑब्लोंगेटा, यानी मेडुला ऑब्लोंगेटा से क्या होते हैं, ये निकलते हैं। समझ में आ गई इतनी बात? फिर देखेंगे, फिर लिख लेंगे इसका काम क्या हो जाएगा, लिख लेंगे एंड पास थ्रू वर्टिब्रम कॉलम। क्या होता है इसका नाम? वर्टिब्रम कॉलम से ये पास हो जाता है। नहीं, वर्टिब्रम कॉलम मतलब ये पीछ वाला ना, ये जो बैकबोन होता है, उसको लिख लीजिए, चाहो तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप, क्या बैकबोन। इतनी बात समझ में आई होगी थोड़ा बहुत। एक चीज इसमें चाहिए तो ये बस इतना ही रखिए, इसमें ज्यादा देखिए। एक पॉइंट और समझिए इसमें, ईच साइड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है उसमें? टू हॉर्न क्या पाए जाते हैं? दो हॉर्न्स होते हैं, यानी दो एक स्ट्रक्चर्स होते हैं प्रत्येक साइड में। स्पाइनल कॉर्ड का दोनों साइड आप देखेंगे तो दोनों पे क्या निकलते हैं? ईच साइड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड हैव द टू हॉर्न्स। अब इसमें देख लेंगे हॉर्न्स मतलब कौन सा है, पहला बता देंगे इसमें क्या, डॉर्सल हॉर्न्स। ये तो होता है डॉर्सल हॉर्न्स हो जाएगा, हॉर्न करिए। इसमें आप चाहिए तो लिख भी सकते हैं क्या, इसमें सेंसरी नर्व होती है, सेंसरी नर्व्स होती है। समझ में आ गई इतनी बात? एक हो जाएगा हमारा वेंट्रल हॉर्न, जिसमें क्या हो जाएगा भाई, मोटर नर्व हो जाएगा, मोटर नर्व कहा जाता है, ठीक है ना। इसका एक फंक्शन भी लिख लीजिए। देखिए दो होते हैं ना, तो मैंने आप बता दिया दोनों हॉर्न्स में, एक हो जाएगा डॉर्सल वाला जो डॉर्सल साइड में है, काम क्या करेगा, सेंसरी नर्व करेगा, यानी ये हमारे किसी रिसेप्टर यानी किसी सेंस ऑर्गन के मैसेज को कहां तक पहुंचाएगा, ये ब्रेन तक ले जाएगा। वहीं बगल में हमारा एक लगा होता है वेंट्रल हॉर्न, वह दोनों एक साथ कोऑर्डिनेट करेंगे तभी तो फंक्शन कर पाएंगे साथ में। तो ये हमारा काम करता है वेंट्रल वाला मोटर नर्व, यानी ब्रेन का मैसेज ले करके बगल से आके इसको दे देगा, और बगल में लगा रहेगा ये मैसेज ले जाकर के पहुंचा देगा। तो ये दोनों साथ में रह करके कोऑर्डिनेट कर करके क्या करते हैं, एज अ फुल काम कर रहे हैं। यहाँ पर फंक्शन देख लेंगे क्या काम होता है इसका, तो इसमें बता देंगे सेंट्रल फॉर, या सेंटर फॉर लिखिए, सेंटर फॉर किस लिए, रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है ना। फिर लिख लेंगे यहां पर एक पॉइंट और लिख लेंगे, कंडक्ट impulses from and towards कहां तक, ब्रेन, टूवर्ड्स ब्रेन। कहां लगाएंगे, इन्वॉल्यूंटरी जो यहाँ पर एक्टिविटी होंगे, एक्टिविटीज के लिए क्या होते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कुछ समझ में आया? यानी इसका काम होता है सेंटर ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, अचानक कोई काम हो जाए, रिफ्लेक्स एक्शन हो जाए। जैसे तावा है, उस पर रोटी बनकर अभी गर्म होकर उतारा ही गया है, आप नहीं जा पाए, आप गए अचानक से, क्या करते हो, उस पर ऐसे हाथ रखते, त्राट से आप हाथ क्या करते हैं, हटा लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये रिफ्लेक्स एक्शन आपने किया अचानक, और जो इस प्रकार से जो यहां तक वहां ले जाने में जो गैप बना है, इस पूरे ग्राफ को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। तो यही दिमाग में रखिएगा। जैसे ठंड है, ठंड चीज छू लीजिए ठंडी में, तो अभी अचानक हाथ हटाएंगे, तो जो अचानक से वर्क आपने किया है दैट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्स एक्शन, एंड जो ग्राफ तैयार हुआ है यहां से वहां आने में जो ग्राफ क्रिएट हुआ दैट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्स आर्क कहा जाता है। समझ में आ गया इतनी बातें? तो ये चीजें इसमें होती हैं। अब इसमें हम लोग बात करने वाले हैं पीएनएस के बारे में, देख लीजिए यहीं पर, छोटा सा है, ज्यादा इसमें देखिए पीएनएस ज्यादा इसमें हम कह सकते हैं कोई खास नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत इसमें ध्यान दीजिएगा। काम क्या है बस इसका, इट कनेक्ट, क्या करता है ये, इट कनेक्ट टू CNS with different parts of body, ठीक है ना। उसे हम आगे बढ़ा लीजिए। इट हैज बोथ, दोनों होते हैं, कौन कौन से, सेंसरी एंड
मोटर न्यूरॉन्स। समझ में आ गया? ये हो जाता है। इसमें दो प्रकार के नर्व्स निकलते हैं, नाम भी बता दीजिए यहीं पे। क्रेनियल, क्या होता है इसका नाम? क्रेनियल नर्व्स होता है। और क्रेनियल नर्व्स आप जानते होंगे क्या काम होता है? अराइजेस फ्रॉम, कहां से? अराइजेस फ्रॉम डायरेक्ट, देखो क्रेनियल मतलब होगा ना, क्रेनियम भी आप बताया था मैंने, तो ब्रेन की बात हो रही है, तो कहां से निकलेगा? अराइजेस फ्रॉम डायरेक्ट, कहां से? ब्रेन। ठीक है ना? जैसे कौन निकलता था वहां पर? लाइक ऑप्टिक नर्व्स। याद आया कुछ? ऑप्टिक नर्व्स यहीं से तो निकल रहा था। और एक हो जाएगा हमारा दूसरा वाला जो इससे जो नर्व्स निकलता है, यानी कि जो पीएनएस, इसका पूरा फॉर्म था पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये ध्यान रखिएगा। तो इसका इसमें दो नर्व्स निकलते हैं, क्रेनियल नर्व्स जो डायरेक्ट ब्रेन से निकल रहा है, एक आएगा हमारा हो जाएगा, सेकंड में ले लेंगे यहाँ पर स्पाइनल नर्व्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना? स्पाइनल नर्व्स लिख लेंगे, सीधा लिखे, कहां से निकलेगा? अराइजेस फ्रॉम, नाम ही से क्लियर है, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है ना? इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग बात करेंगे इसके बाद एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करेंगे, जो कि इसका लास्ट टॉपिक होगा। तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बताते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे एंडोक्राइन की। एंडोक्राइन मतलब होता है जो डक्टलेस होता है, जिसमें कोई डक्ट नहीं पाया जाता है, और ये अपनी रिस्पॉन्स कैसे करता है? अपने अंदर से कुछ केमिकल निकालता है, जिसका नाम क्या होता है? हार्मोन्स होता है। वो हार्मोन डायरेक्टली जा करके कहाँ मिलता है? लिम्फ में, ब्लड में मिलता है, और फिर उसके बाद में हमारे टारगेट ऑर्गन तक क्या करता है? जाके पहुंच जाता है, जो कि बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में निकलता है। केमिकल होता है जो पूरे शरीर को, एक्टिविटी को क्या करता है? कहीं ना कहीं मैनेज करने की जिम्मेदारी इसके पास होती है। ठीक है ना? तो इसमें ये हम यही बात हम समझ लेंगे, बहुत आसान है। बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, जैसे अभी हम बात करेंगे इसमें कि जैसे इसमें आपको एड्रिनल मिलेगा, थायराइड मिलेगा, जैसे इसमें उसमें मास्टर ग्लैंड भी मिलेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड्स कहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे ग्लैंड्स इसमें हैं जो इंपॉर्टेंट होंगे। उसके अंदर हार्मोन्स कौन कौन से निकल रहे हैं, क्या काम है, इसके बारे में भी हम समझ लेते हैं। तो पहले तो इसके कोई दो चार पॉइंट इसमें लिख लेते हैं, जो आपको थोड़ा नोट भी मिल जाएगा, यहाँ से लिख लेंगे। इट अफेक्ट बॉडी पार्ट, कैसे करेगा भाई? बॉडी पार्ट्स आफ्टर, या बाई रिलीजिंग कर लीजिए, बाई रिलीजिंग ए केमिकल। नाम क्या हो जाएगा उस केमिकल का? कॉल्ड हार्मोन्स विच सिक्रीटेड, कहां से निकलता है? विच सिक्रीटेड बाई एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है ना? एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलता है, और कहां पर जाएगा? कैरीड बाई, कौन लेकर जाएगा इसको? कैरीड बाई ब्लड या फिर एंड लिम्फ। ये दो लोग लिक्विड होते हैं शरीर में, ले जाएंगे ब्लड एंड लिम्फ, कहां तक? टू द टारगेट ऑर्गन। ठीक है ना? ऑर्गन्स कर लीजिए, कई सारे अंग पर जाएगा ये। इसको सबसे पहले एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था बैलिसिस। क्या नाम था? बैलिस। और एक नाम थे जिसका नाम था, क्या था? स्टार्लिंग। इन्होंने 1902 में सबसे पहले गिवन द टर्म ऑफ हार्मोन्स। ठीक है ना? ये सबसे पहले चीज और इसमें बता देंगे कि ये डक्टलेस होता है, इंपॉर्टेंट है, ये डक्टलेस होता है। मतलब इसके अंदर हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट कहाँ जाता है? दैट इज डक्ट एब्सेंट होता है। हार्मोन्स डायरेक्टली रीच्ड इनटू टिश्यू, यानी ये टिश्यू में जाएंगे, उसके बाद में धीरे धीरे क्या होते हैं? फिर ब्लड में चले जाएंगे, ब्लड से टारगेट ऑर्गन तक पहुंच जाएंगे। यहीं पर एक छोटा सा बात होती है, नोट करके ले लीजिए चाहे तो। अगर मान लीजिए पूछा जाता है कि एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या है? एक्सोक्राइन जो ग्लैंड्स होते हैं, बस इसमें याद रखिएगा, सिक्रीशन इसमें लिख लेंगे डायरेक्टली, कहां पे? डायरेक्टली इनटू डक्ट। इसीलिए हम इसको कह सकते हैं क्या?
डक्ट फुल होते हैं। मतलब ये हो गया कि इसके अंदर एक डक्ट पाया जाता है, और डक्ट पाया, जैसे मान लीजिए घर में आप नल चलाते हैं, तो जब नल चलाते हैं तो नल चलाने के बाद आप नहा लेते हैं, नहाने के बाद आप देखेंगे जो वेस्ट प्रोडक्ट, वेस्ट वाटर होगा वो कहाँ जाएगा, तो आपने एक पतली सी नाली बना रखा है, वो नाली जा करके वहीं मिलेगी जहां पर क्या होगा, तालाब वगैरह होगा, या किसी एक बड़े नाले में जाके गिरेगा। तो यानी वो जो नाला आपने बनाया है कहाँ तक पहुंचाने के लिए, किसी तालाब तक जाने के लिए, तो यानी वो तालाब हमारा टारगेट ऑर्गन है। जो नल आप चला रहे हैं वो हमारे लिए क्या है, एक प्रकार से हार्मोन से हम चाहते हैं कि उसको तालाब तक पहुंचाएं, तो तालाब तक पहुंचाने के लिए बीच में मेडिएटर तो चाहिए कोई, यानी कोई रास्ता, कोई ले जाने वाला चाहिए, तो नाली वहां पे रास्ता है। नाली अगर डायरेक्ट वहां पर मिल गई है नाली, यानी डक्ट फुल है, तो हम कह देंगे एक्सोक्राइन है। वो नाली वो नहीं है, डायरेक्टली जाकर के अपने आप पहुंच करके मिलता है वहां पर, तो आप कह देते हैं कि वो डक्टलेस हो जाता है, यानी वो इंडोक्राइन ग्लैंड्स हो जाता है, यानी वहां हार्मोन्स निकलता है, वो डायरेक्ट जाके मिलता है ब्लड सेलिंग पे और टारगेट ऑर्गन तक हो जाता है। समझ में आया होगा बात? तो इतना बात आप जल्दी से नोट करेंगे, और इसमें एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट मैं लिख देता हूं, तब आगे हम बताते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन कैरेक्टर ऑफ हार्मोन्स। भाई हार्मोन्स प्लांट में भी उस दिन मैंने अभी कल पढ़ाया ही है, तो उसी से रिलेटेड इसमें हो जाएगा, लिख लेंगे क्या, पहला पॉइंट, सिक्रीटेड, कहां से, सिक्रीटेड बाय एंडोक्राइन, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जो कि डक्टलेस होता है, डक्टलेस होता है, डायरेक्टली, डायरेक्टली इनटू, कहां पे, ब्लड, ब्लड में जाता है, ठीक है ना। और होता क्या इसमें बता देंगे, वेरी स्मॉल क्वांटिटी में ये रिलीज होते हैं, ठीक है ना। फिर बता देंगे यह एक प्रकार का केमिकल होता है, ये भी बता देंगे, केमिकल्स हो जाएगा। और फिर बता देंगे इसमें बता देंगे कि ये क्या करता है, कहीं ना कहीं मेटाबॉलिक, मेटाबॉलिक रेगुलेशन, कहाँ लिख देंगे, डिस्ट्रॉय आफ्टर, आफ्टर यूज्ड, जब इसका यूज हम लोग कर लेते हैं ये काम अपना करके चला जाता है, फिर अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इतनी बात हमने बता दें, इंडोक्राइन क्या है और उसके कुछ हार्मोन्स क्या होते हैं, उसके लक्षण बता दें। स्मॉल क्वांटिटी में वो निकलता है, केमिकल होता है जो ब्लड में जाकर के डिफरेंट काइंड ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, और शरीर के अंदर होने वाली सारी क्रियाओं में, यानी कि कह सकते हैं एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता है। उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, अपने आप वहां से निकल जाता है, ये इसका काम होता है। अब कुछ हम इसमें इंडोक्राइन ग्लैंड्स के चार्ट हैं, उसका नाम बता देते हैं, उसके सामने उसका क्या होगा, फंक्शन बता देते हैं, फिर इसको बंद करते हैं। मुश्किल से 5 या 10 मिनट का और बचा है, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए देखिए, इंडोक्राइन ग्लैंड्स हमने डाल दिया, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे पहला हो जाएगा थायराइड ग्लैंड, ये कहाँ पाया जाता है भाई, नेक में। क्या होता है, सबसे बड़ा होता है, नहीं कह देंगे लार्ज इंडोक्राइन ग्लैंड्स होता है। कितने होते हैं, ये भी 4 होते हैं। कहाँ पर धसे होते हैं, पैराथायराइड में। कुछ समझ में आ रहा है, पैराथायराइड के ही अंदर ये चारों भाग में क्या होते हैं, डिप, ऐसे मटर के दाने के उसमें धसे रहते हैं। तो 4 होते हैं पैराथायराइड में, क्या होता है, इम्बेडेड होते हैं, शॉर्ट फॉर्म में ध्यान रखिएगा। इसके अंदर से 2 हार्मोन निकलेंगे, थायरॉक्सिन हार्मोन निकलेगा जो कि कहीं ना कहीं देखेंगे कि क्या करता है, और एक होता है हमारा कैल्सिटोनिन। तो मैं इसका नाम लिख देता हूँ, कौन से हार्मोन निकलेंगे, पहले ले लेंगे यहाँ पे थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन, ठीक है ना। और उसके बाद में थायरॉक्सिन में लिख सकते हैं आप चाहिए तो रेगुलेट, रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर कह सकते हैं, या लिख देते हैं मेंटल, ठीक है ना, मेंटल ग्रोथ भी इसके द्वारा भी होता है, कहीं ना कहीं देखा जाता है। फिर इसमें बता देंगे क्या, नर्वस, नर्वस सिस्टम में भी काम करता है, ठीक है ना। तो ये इसमें जो है कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि ये काम करते हैं। और दूसरी चीज में आप ये भी बता सकते हैं कि अगर थायरॉक्सिन में होता क्या, ये टेम्परेचर के लेवल, यानी कह सकते हैं जो आयोडीन होता है, अगर आपने आयोडीन खाया है तो आयोडीन क्या करता है, थायरॉक्सिन नामक जो हार्मोन्स होते हैं जो कि थायराइड ग्लैंड से निकलते हैं, इसको स्टिमुलेट कर देते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं, जिससे हमारे शरीर में थायरॉक्सिन और ज्यादा निकलने लगता है। लेकिन अगर यही थायरॉक्सिन कम हो गया तो इससे एक रोग हो जाता है, आपको पता होना चाहिए, क्या हो जाएगा, क्वाइटर हो जाता है। क्या हो जाता है,
ग्वाइटर कह सकते हैं, या इसी का एक नाम और लिख देंगे यहाँ पर, ग्वाइटर करिए, या इसका नाम एक होता है हाइपोथायरोडिज्म बोलते हैं, ठीक है ना, हाइपोथायरोडिज्म कहते हैं, ये समझिएगा इसको। और एक हार्मोन होगा, एक दूसरा भी लिखना चाहिए तो यहीं पर लिख देता हूँ, ये भी ध्यान रखिएगा, कैल्सिटोनिन। क्या होता है? कैल्सिटोनिन। तो ये दो हार्मोन निकलते हैं भाई थायराइड ग्लैंड से, पहला थायरॉक्सिन और दूसरा कैल्सिटोनिन। ये क्या करता है? कैल्शियम के लेवल को क्या करता है? ब्लड में मेंटेन करने का काम करता है, ठीक है ना। अब इसमें आते हैं पैनक्रियाज। अब आप जानते होंगे कि पैनक्रियाज हमारे प्रकार से कंपाउंड है ग्लैंड, क्योंकि इसके अंदर दोनों निकलते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड भी निकलता है, साथ ही साथ हार्मोन्स निकलता है, ठीक है ना। पैनक्रियाटिक जूस निकालेगा जो डाइजेशन में हेल्प करता है, और साथ ही साथ इंसुलिन निकालेगा जो कि बीटा सेल से निकलेगा, आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस से निकलता है। तो ये भी कहीं ना कहीं दोनों काम करता है। तो आप इसमें चाहिए तो लिख सकते हैं, क्या लिख देंगे? पहला लिख देंगे, गलत तो नहीं किया मैंने? ध्यान से देखिए जरा। नहीं, सही तो है शायद ना। ठीक है, देखेंगे। अब इसमें बता देंगे कंपाउंड ग्लैंड होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर से जो है डाइजेस्टिव एंजाइम भी निकलते हैं, और जब डाइजेस्टिव एंजाइम निकलता है तो ध्यान दीजिएगा, डाइजेस्टिव एंजाइम निकलते समय ये काम करने लगता है एज एक्सोक्राइन का, ये भी यहाँ पर ले लीजिए, एक्सोक्राइन का। लेकिन जैसे इसके अंदर से क्या निकलेगा? जब हार्मोन्स निकलेगा, हार्मोन्स पूरा लिख देता हूं मैं, इंसुलिन हार्मोन निकलना शुरू हो जाएगा। और इंसुलिन हार्मोन्स कहां से निकलेगा? ये बीटा सेल से निकलेगा। कौन से? आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस। तब ये काम कौन सा करेगा? इंडोक्राइन ग्लैंड से, इंडोक्राइन ग्लैंड्स का काम करना शुरू कर देता है। और इसका एक काम कह दीजिए कि काम क्या करता है भाई? तो रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल, ठीक है ना। ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है जिससे, तो इस इंसुलिन को डायबिटीज पेशेंट में क्या करता है? एक कम करने का काम करता है। एक काम और बता दीजिए, इसका काम क्या होता है? दूसरा लिख लेंगे, ग्लूकोज को ये किस में कन्वर्ट करता है? जो डिपोजिशन ऑफ ग्लूकोज होता है इसको चेंज करके किसमें करता है? ग्लाइकोजन में स्टोर करता है। कहाँ पे? इन लीवर में। भाई ये तो हमारे लिए फायदा है, ह्यूमन के अंदर एनर्जी किस फॉर्म में होती है? ग्लाइकोजन में ग्लूकोज चेंज हो जाता है, तो ग्लूकोज ज्यादा ब्लड में ना हो जाए, अदरवाइज डायबिटीज हो जाएगा। तो उस ग्लूकोज को अलावा में डायरेक्टली जो डिपॉजिट है ग्लूकोज, उसको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? ग्लाइकोजन में हो जाएगा, जो कि एनर्जी फॉर्म में जाता है। तो ये दो काम करने का काम कौन करता है? पैनक्रियाज के द्वारा होता है, जो कि इंसुलिन में देखा जाता है। तीसरा देख लेंगे भाई, एड्रीनल। क्या हो जाएगा? एड्रीनल ग्लैंड्स होता है। तो देखेंगे ये पाए कहा जाते हैं भाई, टॉप ऑफ किडनी। क्या होता है ये? टॉप ऑफ किडनी में होता है। हार्मोन्स अगर कोई पूछेगा तो बता दीजिएगा एड्रेनलिन। क्या होता है? एड्रीनेलिन होता है। और एक साथ में साथ और बना दीजिएगा, नॉर एड्रेनलिन। एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन दो निकलते हैं, जो टूगेदर वर्क ऑन, किस पे काम करते हैं? टूगेदर वर्क ऑन कंट्रोल इमोशन पर करते हैं, फियर पर करते हैं, एंगर पे करते हैं, बीपी को भी मैनेज करते हैं, साथ ही साथ हार्ट बीट को भी देखते हैं, और यहाँ पर रेस्पिरेशन को करते हैं। हार्ट बीट को देखते हैं मतलब आपके हार्ट बीट को देखते हैं, अलग ना समझ लेना कि हार्ट बीट किसी दूसरा हार्ट बीट देख रहा है किसी का, नहीं। यही आपके हार्ट बीट को भी मैनेज करने का काम कौन कर रहा है? यही एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन नामक के जो दोनों हार्मोन निकल रहे हैं, इनका काम होता है, ठीक है ना। अब इसका एक नाम और कह सकते हैं, इसको बोल सकते हैं इमरजेंसी हार्मोन। क्या बोलते हैं? इमरजेंसी हार्मोन्स कहते हैं। कार्ड, इसका एक नाम इसलिए इसको क्या कहा जाता है? कार्ड फाइट ORR फ्लाइट। मतलब ये कहता है करो या भागो। अब मान लीजिए कि एक ऐसा व्यक्ति है जो बिल्कुल अभी हॉस्पिटलाइज किया गया है कल ही, पूरे बॉडी में पट्टी उट्टी बंधा है, बैंडेज लगा है, वो चलने लायक नहीं है, और आज नर्स उसको ले जा करके क्या करती? ले जा रही थी रास्ते में, अचानक देखने को मिला कि जब उसको उतारा गया तो बगल में दूठो क्या आ गया? टाइगर आ गया।
भाई टाइगर आएगा तो शिकार तो बनाएगा, चाहे किसी हेल्दी का बनाएगा, चाहे ऐसे टूटे फूटे लोगों को बनाएगा। अब जैसे नर्स ने देखा, कहा भैया इसी गाड़ी के अंदर बैठ जाओ, क्योंकि उठाने में समय व्यर्थ होगा तो ये हम बचा पाएंगे नहीं, अपना खुद मर जाएंगे, तो उसको ऐसे छोड़ दिया। अब जो व्यक्ति हर तरह से टूटा फूटा था, चलने योग्य नहीं था, आप देखेंगे कि जैसे ही उस शेर को उसने देखा, उसकी वो चाल क्या किसी एक हेल्दी व्यक्ति का होगा। मारा दू छलांग कि 5-5 फुट का नाला पार कर गया। समझ गए ना? तो ये क्यों कर पा रहा है? क्योंकि उसके अंदर क्या भरा है भैया? एड्रेनलिन निकल चुका है। और जैसे एड्रेनलिन निकलेगा, ब्लड में जाएगा, उसके सर्कुलेशन को बढ़ाएगा, स्पीड बढ़ा देगा, और उसके अंदर इतना ज्यादा एक्साइटमेंट हो जाएगा कि वो कहेगा अब मैं या तो फाइट करूंगा या तो मैं फ्लाइट करूंगा, उड़ जाऊंगा। तो ये क्षमता होती है एड्रेनलिन की, हम लोगों के अंदर निकलता है। कभी कभी आप किसी को, आपके पीछे कोई 4-6 आदमी मिल जाए मारने के लिए, पिछवा लें आपको, अब आप देख रहे हैं कि लगे आपको कि ये बंदा मार देगा, या तो इसको मारो, तो पता लगेगा कि दुबला पतला आदमी जो चल भी नहीं सकता, वो भी उस समय इतना ताकतवर बन जाएगा कि कम से कम 5-5 कुंटल का पत्थर उठा के फेंक देगा। तो ये ताकत कहाँ से आ रही है? ये नेचर ने हमारे अंदर ऐसा ग्लैंड रखा है, एड्रेनल ग्लैंड रखा है, जिससे एड्रेनलिन नाम का हार्मोन निकलता है। तो देखिए, नेचर के द्वारा बनाया गया इतना सब कुछ सिस्टमेटिक तरीके से है कि अगर सही से उसका यूज किया जाए तो जीवन में आप सफल होते चले जाएंगे। सिर्फ नियम, लॉ और कानून को आप मानते चले जाइए जो हो रहा है। तो ये सब सिस्टम है इसमें। आगे इसमें एक चीज और देख लेंगे भाई, अगर चौथा भी देख लीजिए अगर मन करता है तो। पिट्यूटरी, बहुत छोटा सा बताएंगे इसको, ठीक है ना? पिट्यूटरी। अब पिट्यूटरी ग्लैंड को भाई देखिए, इसके अंदर बहुत शॉर्ट फॉर्म में जान लीजिए, इसको कहते क्या है? मास्टर ग्लैंड कहते हैं। मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं? क्योंकि जितने भी इंडोक्राइन ग्लैंड्स होता है सबको क्या करता है? मैनेज करता है। तो ये कंट्रोल करने का काम करता है, कंट्रोल अदर ग्लैंड्स, ठीक है ना? कौन सा हार्मोन निकालेगा? ग्रोथ हार्मोन्स। कौन सा? ग्रोथ हार्मोन्स। शॉर्ट फॉर्म में ले लेंगे क्या? ग्रोथ हार्मोन, GH कर लीजिए ताकि याद रहेगा आपको, ठीक ना? ग्रोथ हार्मोन्स हो जाएगा। अगर जिसमें ग्रोथ हार्मोन्स की कमी हो गई है तो वो व्यक्ति कैसा हो जाएगा भैया? डॉर्फिज्म हो जाएगा, डॉर्फिज्म हो जाएंगे। और अगर बहुत ज्यादा हो गया है, मोर हो गया है, मोर ग्रोथ हार्मोन निकल गया है, तब तो जान लीजिए कि उस व्यक्ति में तो बल्ले बल्ले है, जिग्नाटिज्म निकलेगा। क्या होगा? जिग्नाटिज्म, यानी वेरी लॉन्ग, बहुत लंबा हो जाए। लॉन्ग माने लॉन्ग उगना जान लेना कि लॉन्ग साहब दे रहे हैं, इसको भूज के लाओ खाओ, गला वाला सही करो। सीजनल चेंजेस भी आ रहा है इसमें, तो ये लॉन्ग नहीं है, लॉन्ग यानी बहुत लंबा हो जाएगा, यानी उसकी हाइट लंबी हो जाएगी। और अगर नहीं निकला ग्रोथ हार्मोन उस व्यक्ति के अंदर, पिट्यूटरी ग्लैंड उसका एक्टिव नहीं है, तब जान जाओ ग्रोथ हार्मोन निकल ही नहीं रहा है, तो पता लगेगा वो बांठे हो जाएगा। और इससे बांठों को मैंने बहुत देखा है, हमारे बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो बांठा वाठा हैं, लगभग 2-4 बित्ता के होंगे। तो क्यों? क्योंकि उनके अंदर ग्रोथ हार्मोन्स नहीं है। वो बायोलॉजी पढ़े होते हैं, बायोलॉजी पढ़े होते तो उनको पता होता कि भैया ये सब कुछ होता है, इसके साथ इसके अगेंस्ट हमको कुछ करना चाहिए, लेकिन कुछ नहीं किए। तो अगर कम निकला डॉर्फिज्म हो जाएंगे, बौना हो जाएंगे, ज्यादा निकला जिग्नेटिज्म हो जाएंगे। मामला समझ में आ रहा होगा। और इसमें एक मैं लास्ट बताने वाला हूं जिसका नाम होगा गोनेड्स। गोनेड्स देखेंगे। देखिए, गोनेड्स मतलब होता है एक प्रकार से मेल और फीमेल में जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, वहीं से बात हम करेंगे। तो मेल में अगर पूछा जाएगा तो मैं लिख देता हूं यहां पर भाई, मेल में अगर पूछेंगे तो बताइएगा कि टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन्स निकलता है। और यहां पर देखेंगे अगर फीमेल में पूछा जाएगा तो फीमेल में आप बता देंगे एस्ट्रोजन। क्या? एस्ट्रोजन बताइए। और साथ ही साथ यहां पर एक और बताइए, प्रोजेस्टेरॉन बता दीजिए, इसमें प्रोजेस्टेरॉन बता दीजिए। यानी ये सब निकलेंगे। टेस्टोस्टेरोन निकल गया किसी में तो जान जाओ कि अब इसके अंदर ये हार्मोन निकल रहा है। अब लड़का बड़ा हो गया है, दाढ़ी मूछ आ गया है, गाड़ी वाड़ी भी मिल जाती है, दबंगई शुरू हो जाता है, आगे का 2 बटन खुल जाता है, और इतना बड़ा पता नहीं कौन सा लोहे वाला तो जंजीर पहनते हैं, और पहन करके उसको जो है बिल्ला की तरह इधर उधर घूमना शुरू कर देते हैं। क्योंकि वो लड़का समझ गया है, उसको पता चल गया कि साहब मेरे अंदर नेचर ने क्या निकाल दिया है, गोनेड्स ग्लैंड को एक्टिवेट कर दिया है और मेल हार्मोन शुरू हो गया है। तो फिर ये अपना शुरू हो जाते हैं। फीमेल्स में भी वही चीजें होती हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन निकल जाता है, तो भी अपने आप को। तो ये सब जो निकल रही कहीं ना कहीं सेकेंडरी ग्रोथ की कहीं ना कहीं इंडिकेशन है, जिम्मेदारी कह सकते हैं, या कह सकते हैं उसका संकेत है ये।
समझ में आ रहा है? अब ये हो गया। अब चाहिए तो एक नोट कहिए तो मैं लिखा दूं, क्योंकि बिना नोट के तो जीवन होता नहीं है भैया। तो नोट लिख लीजिए। देखिए, लिखेंगे ओवर सिक्रीशन, सिक्रीशन ओवर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स। अब ये ग्रोथ हार्मोन्स लिखा है, जीएच ना समझ जाना, कैपिटल वाला की एबीसीडी पढ़ा रहे हमारे साथ। तो ये जो ग्रोथ हार्मोन ज्यादा निकल गया है, ओवर सिक्रीशन इन एडल्ट लीड्स टू ओवर ग्रोथ ऑफ, किस चीज में ओवर ग्रोथ ऑफ हो जाएगा? किसमें? जा में, जबड़े में, बोन में। तब इसका नाम क्या पड़ जाएगा? एक्रोमेजोली। ठीक है ना? तो एक्रोमेजोली जो होता है, ये होता, बताया गया है कि अगर ज्यादा निकल गया है तब ये कंडीशन हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ही जरूरी बात है। तो ग्रोथ हार्मोन्स, इसका एक्शन सॉल्व लीजिए पहले। ले लिया होगा। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने इस चैप्टर को, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को, 2 लेक्चर में समाप्त कर दिया है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मज़ा बहुत आया होगा, समझ में आया होगा। अब आप लोग इसको जब पढ़ेंगे तो इसका वेटेज तो बहुत है भाई। ये यहाँ पढ़ लेंगे तो जान लीजिए जीवन में आपका काम आना ही आना। ये इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजी हो, मैथ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चीजें समझ में तो आनी चाहिए, कहाँ से कौन हार्मोन निकल रहा है, क्या हम कैसे एक्टिव होते हैं, हमारे शरीर में कौन कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेशन कौन करता है, प्लांट में क्या होता है। ये तमाम चीजें हम लोगों ने आज इस चैप्टर में देख लिया है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज टुडे वी विल करेंगे नहीं बल्कि कर चुके हैं। वी हैव टू जस्ट फिनिश। अब इसमें कुछ करना नहीं होता है, हम लोगों ने ऑलरेडी इसको डन कर लिया है। अब आप लोगों की जिम्मेदारी क्या है बेटा, कि बोर्ड एग्जाम आ रहा है, खूब जबरदस्त तरीके से पढ़िए। और पढ़िए कि कहने वाली बात वही रहे कि जब बच्चा माता पिता के फिक्र को फक्र में बदल दे, उसी दिन वह विद्यार्थी सफल माना जाने लगता है। समय कम बचा है, समय का उपयोग करिए। जब आप ये कहिए कि साहब हम ऐसा वक्त अपना ला के देंगे कि घड़ी आपकी होगी और समय मेरा बताएगा, ये निश्चित है। यदि आपने मेहनत कर लिया, टाइम का सदुपयोग कर लिया, तो बहुत आगे निकल जाएंगे। और एक कहावत भी है कि अगर आप स्वयं बदल गए तो बहुत बेहतर है, लेकिन जब आपको वक्त बदलेगा तब बड़ी तकलीफ होती है। तो वक्त को बदलने से पहले वक्त को बदल लीजिए। वो कहते नहीं है कि वक्त को थोड़ा वक्त दीजिए, वक्त आपका वक्त बदल देगा। तो वक्त दीजिए और सही जगह पे वक्त दीजिए, और जहां पे वक्त दीजिए उस वक्त से आपका वक्त बदलने वाला आप एक डिसीजन देखिए कि बदलेगा, वहां वक्त दीजिए। अन्ना इधर उधर समय व्यर्थ करने का कोई मतलब है नहीं है, क्योंकि सफलताएं आपको इतना आसान है नहीं कि ऐसे खींच लाएंगे। आज एक नौकरी पाने के लिए देयर इज अ 2000 स्टूडेंट आर वेटिंग एक जॉब को पाने के लिए। तो कहीं ना कहीं कंपटीशन बहुत तगड़ा है। अब समय कम है, उस जॉब को पाने के लिए आपको थोड़ा स्पेशल बनना पड़ेगा, थोड़ा अपने आप को डिफरेंट करना पड़ेगा। और ये तभी संभव हो पाएगा जब आप दूसरे से अलग रहेंगे, दूसरे से अलग दिखेंगे। अलग का मतलब ये नहीं हो गया कि आपके फ्रेंड बैठ करके चाय पी रहे हैं तो आप बगल में कहीं भूसी उसी में बैठे हैं, चुपचाप कुर्सी लगा के पढ़ रहे हैं। नहीं, थोड़ा एंजॉय करिए, लाइफ है, इसको एंजॉय करिए। भाई आपके पास क्या है, सिर्फ पढ़ाई करिए। और पढ़ाई के अलावा मुझे तो लगता नहीं कि आपको कहीं माता पिता कह रहे हैं भैया जब फोन 4 ठो बोल के आओ, ये तो है नहीं समय। तो जितना भी वक्त मिला उसका सही उपयोग करिए। और एक लाइन नहीं है कि लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो सफलता, कहानी उसे कहते हैं। सफलता मिलती नहीं, सफलता छीननी पड़ती है। तो आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए, तभी आप सफलता की तरफ बढ़ पाएंगे। ठीक है ना? न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, और बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। ये आग लगानी पड़ेगी, तभी आप सफलताओं का मुंह देख पाएंगे। अन्यथा बहुत एक से एक स्पेशल हम आपसे बाहर पड़े हुए हैं, दिन रात उसी पे काम कर रहे हैं, लेकिन हमको उनसे अलग कुछ करना पड़ेगा जिससे हम बेहतर कर सकें। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करा करिए। और बहुत चंद दिनों में हम लोग लॉन्च करने वाले हैं फाउंडेशन बैच, वो आप लोगों के लिए रामबाण साबित होगा। बस आप लोग हमारा साथ देते रहिए बेटा। और हम लोग 1K की तरफ बढ़ रहे हैं, इसको जल्दी से कंप्लीट होए, उसके बाद हम लोग मिलेंगे एक नए
अवतार में मिलेंगे, जिसमें एक नया टॉपिक होगा, नया सेशन होगा, नई एनर्जी होगी और नए एक कह सकते हैं कि एक एक से इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया विद द पीवाईक्यू के साथ होगा। जो चैप्टर जो टॉपिक पढ़ेंगे उससे 15, 20, 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यानी नीट लेवल की तैयारी को लेकर के भी हम लोग चलेंगे। ठीक है ना? तो ठीक है, इतना आप लोग पढ़िए, बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू।